गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करें। कल हमने ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कस किया था, समझा था, और उसमें वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हमने एक एग्जांपल भी लिया और क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व किया। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल स्टॉक, डब्ल्यूआईपी स्टॉक, फिनिश गुड्स स्टॉक, डेटर, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। रिजल्ट इज वर्किंग कैपिटल। प्रोविजन कहा जाए तो ऐड करना है, नहीं तो नहीं करना है। करेक्ट। टोटल बेसिस, कैश कॉस्ट बेसिस, कुछ नहीं दे रखा हो तो कैश कॉस्ट बेसिस, और डब्ल्यूआईपी में कुछ नहीं दे रखा हो तो 100% मटीरियल, 50% लेबर और 50% ओवरहेड। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और ये आपके सीएमए इंटर जून 2014 के अटेम्प्ट में आ चुका है। ठीक है। जेड लिमिटेड कॉस्ट शीट प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको पर यूनिट डिटेल दे रखी है। रॉ मटेरियल पर यूनिट 117, लेबर पर यूनिट 49 और ओवरहेड पर यूनिट 98। उसमें 18 रुपए डेप्रीसिएशन के इंक्लूडेड है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल का स्टॉक 4 वीक के बराबर। डब्ल्यूआईपी का स्टॉक जिसमें मटेरियल 80% है और अदर 60% है, 2 वीक। फिनिश गुड्स का स्टॉक 3 वीक, डेटर 6 वीक, क्रेडिटर 8 वीक, आउटस्टैंडिंग वेजेज, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेज का मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेज 1 वीक, और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड 2 वीक। यहाँ पर सारे जो भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के दे रखे हैं वो सब वीक्स में दे रखे हैं। द कंपनी सेल 1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश। 1/5 मतलब 1/5। 1/5 होता है 20%, है ना। 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 इंटू 100, 20%। तो 20% कैश सेल्स है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो सेल्स है उसका 80% क्रेडिट पे। ये कहाँ काम आएगा? जब हम डेटर का वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें आपको मल्टीप्लाई बाय 80% करना है, क्योंकि डेटर क्रेडिट सेल्स पे होते हैं, राइट। हाँ। फिर दे रखा है कंपनी कैश बैलेंस मेंटेन करती है 250। आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। 78,000 यूनिट आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी है। यू मे एज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली एंड वेजेज एंड ओवरहेड एक्रू सिमिलरली। अच्छा, नहीं दे रखा है कि हमें कैश कॉस्ट बेसिस पे करना है या आपको टोटल बेसिस पे, तो हम कैश कॉस्ट बेसिस पे करेंगे। ठीक है, बाद में एजम्पशन लिख लेंगे सबसे लास्ट में। यहाँ पर डेज में तो कुछ है नहीं तो वो एजम्पशन लिखने की वो जरूरत नहीं। अच्छा, यहाँ डब्ल्यूआईपी में मटेरियल 60 और अदर मटेरियल 80% और अदर 60% दे रखे हैं। तो वो जो डब्ल्यूआईपी में एजम्पशन ली थी हमने चौथे क्वेश्चन में कि मटेरियल 100% होता है, लेबर और ओवरहेड 50% होता है, वो लेने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो सीधा वर्किंग नोट 1 से स्टार्ट करें। चलिए लिखिए आप लोग वर्किंग नोट नंबर 1। वैल्यू पर यूनिट ऑफ डब्ल्यूआईपी। डब्ल्यूआईपी की एक यूनिट की वैल्यू इक्वल्स टू मटेरियल 80% लेना है। मटेरियल है आपका 117, 117 रुपये। इसका 80% आप करोगे तो होगा 93.6। और लेबर और ओवरहेड का लेना है आपको 60%। तो लेबर 49 का 60% 29.4, 29.4। और ओवरहेड में से पहले आपको डेप्रीसिएशन हटाना पड़ेगा। 98 माइनस 18 रुपये हटा दोगे तो 80। 80 का 60% करोगे 48। तो 93.6 प्लस 29.4 प्लस 48। डब्ल्यूआईपी की एक यूनिट की वैल्यू 171। वर्किंग नोट नंबर 2। वैल्यू पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की एक यूनिट की वैल्यू, इसमें मटेरियल भी पूरा 117, लेबर भी पूरी 49, ओवरहेड भी पूरे मतलब 264, है ना एक तरह से।
मगर उसमें से 18 रुपए डेप्रिसिएशन के हटाने पड़ेंगे, तो 98 में से 18 हटा दिए तो 80, 117 प्लस 49 प्लस 80, इट इज 246. वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर, वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर. सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 300. 300 में से आप माइनस करोगे 36 प्रॉफिट और 18 रुपए का डेप्रीशिएशन. 300 माइनस 36 माइनस 18, 246. और अब हम बना देंगे स्टेटमेंट. स्टेटमेंट शोइंग requirement of working capital. Statement showing requirement of working capital. सबसे पहले करंट एसेट्स. करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक. रॉ मटेरियल का स्टॉक. लेवल ऑफ एक्टिविटी आपको दे रखी है 78,000 और रॉ मटेरियल का स्टॉक दे रखा है इज इक्वल टू 4 वीक. 78,000 डिवाइडेड बाय 52, वीक होता है साल में, मल्टीप्लाई बाय 4. और रॉ मटेरियल के स्टॉक का वैल्यूएशन रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट पे ही करना है, विच इज 170. तो 78,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 117, इट इज 7,02,000. फिनिश गुड्स का स्टॉक. फिनिश गुड्स का स्टॉक टाइम पीरियड हमें दे रखा है, इट इज 3 वीक. 78,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय फिनिश गुड्स पर यूनिट आपने वर्किंग नोट सेकंड में कैलकुलेट किया 246, करेक्ट. तो 78,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 246, इट इज 11,07,000. देन WIP स्टॉक. WIP स्टॉक का टाइम पीरियड आपको दे रखा है 2 वीक्स. 78,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय WIP की यूनिट का, एक यूनिट का वैल्यूएशन 171 मल्टीप्लाई बाय 171. 78,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 2 इंटू 171, 5,13,000. डेटर. क्रेडिट सेल्स 80% होती है और डेटर का टाइम पीरियड है 6 वीक. 6 वीक. 78,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 6 इंटू 246, वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर 246 मल्टीप्लाई बाय 80% क्रेडिट सेल्स. 78,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 6 इंटू 246 इंटू 80%, इट इज 17,71,200. 17,71,200 ये हमारे डेटर हो गए. डेटर के बाद में कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपेड नहीं है. कैश बैलेंस. कैश बैलेंस इज गिवन 2,50,000, 2,50,000 कैश बैलेंस. चलिए ये लिख लेते हैं. तो ये हमारी करंट एसेट्स कंप्लीट हो गई. टोटल ए 7,02,000 प्लस 11,07,000 प्लस 5,13,000 प्लस 17,71,200 प्लस 2,50,000, 43,43,200 टोटल ए.
फिर बी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर। सप्लायर का टाइम पीरियड हमें दे रखा है 8 वीक्स, तो 78,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 117, 117 रुपए मटेरियल की कॉस्ट पर क्रेडिटर कैलकुलेट होता है। 78,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 117, 14,04,000 creditor. Then wages outstanding है 1 week, 1 week outstanding wages 78,000 divided by 52 multiply by 1 multiply by wages per unit 49, 78,000 divided by 52 into 1 into 49, 73,500. Outstanding overhead. Outstanding overhead is equal to 2 weeks. तो 78,000 डिवाइड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड आपको पर यूनिट दे रखा है 98, मगर उसमें 18 रुपए डेप्रीसिएशन आउटस्टैंडिंग हो नहीं सकता, तो 80 रुपीज आउटस्टैंडिंग में डालेंगे, 80 रुपीज आउटस्टैंडिंग में। 78,000 डिवाइड बाय, हाँ चाहे टोटल बेसिस हो चाहे कैश कॉस्ट बेसिस, डेप्रीसिएशन आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 80, 2,40,000। ये हमारी करंट लाइबिलिटी हो गई। टोटल बी 14,04,000 प्लस 73,500 प्लस 2,40,000, 17,17,500। देन वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, it is 26,25,700, 26,25,700 it is working capital A minus B। आप ये वर्किंग नोट लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा लिख लिया, ठीक है चलिए। तो ये स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, ये लिख लीजिए आप लोग। एक करंट लायबिलिटी, इसमें कहीं भी प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी के बारे में नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहां तक कि ए माइनस बी या आपका वर्किंग कैपिटल का आंसर आ गया। अगर प्रोविजन के बारे में कहते तो ये जो ए माइनस बी है इसमें हम प्रोविजन को ऐड कर देते, ओके। चलिए लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आगे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आज अब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन सीए में इंटर दिसंबर 23 अटेम्प्ट में आ रखा है। ये तो ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, हाँ बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। रॉ मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, ओवरहेड पर यूनिट, उसमें डेप्रीसिएशन नहीं है, ठीक है। टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस। एडिशन इन्फॉर्मेशन, आउटपुट 52,000 यूनिट्स पर एनम, ये लेवल ऑफ एक्टिविटी दे रखी है।
रॉ मटेरियल का स्टॉक 4 वीक, WIP का स्टॉक 2 वीक, जिसमें 50% कंप्लीशन स्टेज, मतलब कंप्लीट आधा हो रखा है मगर मटेरियल पूरा लगा हुआ है, मतलब मटेरियल पूरा और लेबर और ओवरहेड आधा 50%। फिनिश गुड्स का स्टॉक 4 वीक, सप्लायर 4 वीक, डेटर 8 वीक्स, कैश बैलेंस 50,000, 52 वीक्स इन ए ईयर, ये तो होता ही है। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस, पूरी सेल्स क्रेडिट पे। आपको वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP। मटीरियल 100% 40 रुपए, लेबर का हाफ 7.5, ओवरहेड का हाफ 15, और ओवरहेड में डेप्रीसिएशन है ही नहीं, तो 40 प्लस 7.5 प्लस 15, इट इज 62.5 पर यूनिट WIP। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यू पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की वैल्यू, इसमें टोटल कॉस्ट लेना है 85 और डेप्रीसिएशन है नहीं, ठीक है, ₹85। वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर इक्वल्स टू, सेलिंग प्राइस है हमारी 100 रुपये, माइनस करेंगे 15 रुपीज़ का प्रॉफिट, डेप्रीसिएशन है नहीं, तो वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर 85। नाउ स्टेटमेंट showing requirement of working capital. A point, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो आता है रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक हमें दे रखा है 4 वीक, 52,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 वीक के बराबर, और पर यूनिट 40 रुपए का रॉ मटेरियल, 1000 इंटू 4 इंटू 40, 1,60,000, it is raw material stock। फिनिश गुड्स स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक इज इक्वल टू 4 वीक्स, 52,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर यूनिट फिनिश गुड्स 85 मल्टीप्लाई बाय 85, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 85, 3,40,000। WIP स्टॉक, WIP का स्टॉक हमें दे रखा है इज इक्वल टू 2 वीक, 52,000 डिवाइड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP is 62.5 मल्टीप्लाई बाय 62.5, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 62.5, 1,25,000, 1,25,000 WIP का स्टॉक। देन फिनिश गुड्स स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक तो हो चुका है। डेटर, यस, डेटर का टाइम पीरियड हमें दे रखा है 8 वीक्स, करेक्ट है ना? स्पीड ज़्यादा तेज तो नहीं है? अच्छा, थोड़ा सा धीरे करूं, हाँ ठीक है, ओके। क्रेडिट अलाउड टू डेटर 8 वीक्स, पूरी की पूरी सेल्स क्या है? क्रेडिट, तो 8 वीक के बराबर है, तो 52,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 8,
और वैल्यू पर यूनिट जो डेटर की है वो है 85। तो ये आपका हो जाएगा 52,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 8 इंटू 85, 6,80,000। कोई भी एक्सपेंसेस यहां पर प्रीपेड नहीं है। कैश का बैलेंस कितना रखना है? 50,000। कैश का बैलेंस 50,000 और ये हमें टोटल मिल जाएगी ए 1,60,000 प्लस 3,40,000 प्लस 125,000 प्लस 6,80,000 प्लस 50,000, 13,55,000। नाउ बी पॉइंट, करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का टाइम पीरियड दे रखा है 4 वीक। तो 52,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपए रॉ मटेरियल। 52,000 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 40, इट इज 1,60,000। 1,60,000 रुपए आपके क्रेडिटर हो गए। 1,60,000 करेक्ट। आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंडिचर यहाँ पे नहीं है। ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ये भी हो गया। चलिए वेरी गुड, ये तो क्वेश्चन ही एंड हो गया। अब टोटल बी में इसका मतलब केवल और केवल आपकी वैल्यू जो है वो क्रेडिटर्स की है, टोटल बी। देन वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, ए माइनस बी। 13,55,000 में से माइनस करेंगे 1,60,000, तो 11,95,000 इज वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैश कॉस्ट बेसिस, राइट। अगर इसमें प्रोविजन ऐड करना होता तो कर लेते। तो मैं आपको अब स्टार्टिंग से बता देता हूँ, अगर आप नहीं लिख पाए हो तो बिल्कुल आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। आगे ले चलिए। हाँ इजी मेथड है, ऐसा कुछ कोई टेक्निकल नहीं है कि कुछ बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन आपके जून 24 अटेम्प्ट में आ रखा है, जून 24। MJK Limited has called for a statement showing the working capital requirement to finance a level of the activity of 30,000 unit of output for the year। एक साल की यूनिट कितनी है? लेवल ऑफ एक्टिविटी 30,000। द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट फॉर द अबव मेंशन एक्टिविटी लेवल इज एज डिटेल बिलो। रॉ मटेरियल की कॉस्ट 20 रुपीज पर यूनिट, लेबर की कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट, ओवरहेड 15 रुपए और टोटल कॉस्ट 40 रुपए। सेलिंग प्राइस 50 रुपए है, 10 रुपए का प्रॉफिट है। वो जो प्रॉफिट पर यूनिट कैसे, कॉस्ट पर यूनिट कैसे डिटेल दे रखी होती है, यहाँ पर लाइन में दे रखा है ना, इस तरह से। हाँ चलो ठीक है।
ठीक है। अच्छा, डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब नहीं है, ठीक। एडिशन इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल का स्टॉक 2 महीने, WIP जिसमें मटेरियल 100% है, लेबर और ओवरहेड 50% है, लिखा हुआ है, हाफ मंथ। फिनिश गुड्स का स्टॉक 1 मंथ, सप्लायर ए मंथ मतलब 1 महीना, 2 मंथ क्रेडिट फ्रॉम डेटर। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है देखो, कैलकुलेशन ऑफ डेटर मे बी मेड एट सेलिंग प्राइस। डेटर का जो वैल्यूएशन करना है वो सेलिंग प्राइस पे करना है, इसका मतलब पता है क्या हुआ, टोटल बेसिस हो गया। जबकि कैश कॉस्ट बेसिस में तो हम सेलिंग प्राइस पे नहीं करते, माइनस प्रॉफिट करके और माइनस डेप्रीसिएशन करके करते हैं, बट यहाँ लिखा हुआ है डेटर का वैल्यूएशन सेलिंग प्राइस पे करना है, मतलब आपको टोटल बेसिस पे वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। मिनिमम कैश बैलेंस 25,000, 30% ऑफ द प्रोडक्शन इज सोल्ड फॉर कैश, मतलब 30% कैश सेल्स है, इट मीन्स 70% इज क्रेडिट सेल्स। आपको वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP इक्वल्स टू, मटेरियल पूरा लेना है 20 रुपए, लेबर का आधा लेना है 2.5 और ओवरहेड का आधा लेना है 7.5, इट इज 30 रुपीज, करेक्ट, ओके। वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यू पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में आपको मटेरियल भी पूरा लेना है, लेबर भी पूरी लेनी है और फैक्ट्री के ओवरहेड भी पूरे लेने हैं, इट इज 40 रुपीज। वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस क्या, 50 रुपए। टोटल बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है, डेप्रीसिएशन है ही नहीं क्वेश्चन में। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, करेक्ट है। सबसे पहले करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, रॉ मटेरियल का स्टॉक, एनुअल यूनिट्स आपकी दे रखी है 30,000 और रॉ मटेरियल का स्टॉक दे रखा है 2 महीने के बराबर, राइट। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू रॉ मटेरियल पर यूनिट आपका है 20 रुपीज। 30,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू 20, 1 लाख रुपीज। फिनिश गुड्स स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक हमें दे रखा है, इट इज इक्वल टू फॉर ए मंथ मतलब 1 महीना, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 40 रुपीज, 30,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 40, 1 लाख, ये भी 1 लाख रुपए। WIP स्टॉक का टाइम पीरियड आपको ये सेकंड पॉइंट में दिखा हुआ है, WIP स्टॉक हाफ मंथ, तो कैसे करेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5 इंटू 30 रुपीज, हमने वर्किंग नोट बनाया था 30 रुपीज, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5 इंटू 30, इट इज 37,500। WIP स्टॉक के बाद में हम कैलकुलेट करेंगे डेटर, पूरी सेल्स क्रेडिट में। डेटर का टाइम पीरियड आपको दे रखा है, इट इज 2 मंथ। 30,000
डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू 50 रुपीज़। डेटर का वैल्यूएशन सेलिंग प्राइस पे करना है, तो 50 रुपीज़। 30,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू 50 रुपीज़, 2,50,000 डेटर। डेटर के बाद में कैश बैलेंस, कैश बैलेंस हमें यहाँ पर दे रखा है। कैश बैलेंस इज 25,000, 25,000 रुपये का कैश बैलेंस, ये कैश बैलेंस। और कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपेड नहीं है, तो हम कर देंगे यहाँ पर टोटल 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 37,500 प्लस 250 प्लस 25,000, 5,12,500 टोटल ए। अच्छा, आज मैं क्या खा के आया हूँ जो इतना तेज तेज करा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आज क्या चाय डबल पी ली, पहले एक पी थी, मज़ा नहीं आया, तो मैंने कहा एक और पी लेते हैं। जो दूसरी वाली पी ना, वो चढ़ गई, तो ज़्यादा चाय पी ली तो क्या करें बताओ। ज़्यादा चाय ज़्यादा चाय पीने के बाद ऐसा हो जाता है। हाँ, पता नहीं मैंने दूसरी बार चाय वापस क्यों पी ली, तो इसीलिए ये उसी का नतीजा है कि आज क्वेश्चन सॉल्व कराने में धूम धड़ाका हो रहा है। मगर वैसे देखा जाए तो एक जैसी क्वेश्चन है, मतलब ऐसा कुछ कोई नया पॉइंट आ नहीं रहा है, जैसा लास्ट क्लास में कराया था वैसा ही चल रहा है ना। हाँ, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में यहाँ पर क्या आएगा, सप्लायर 1 महीने की क्रेडिट देता है, चलिए भाई, तो आप लिखे यहाँ पर क्रेडिटर्स। हाँ, क्रेडिटर्स 30,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 20 रुपीज़। क्रेडिटर किसके होते हैं, रॉ मटेरियल के होते हैं, तो 1 महीना तो 30,000 डिवाइडेड बाय 12, 30,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 20, इट इज़ 50,000। अच्छा, कोई भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग नहीं है आई थिंक। देखिए, पहला पॉइंट रॉ मटेरियल का हो गया, WIP का हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, सप्लायर का हो गया, डेटर का हो गया, मिनिमम कैश बैलेंस, ये ठीक है, ओके। कोई एक्सपेंसेस ना तो आउटस्टैंडिंग है ना प्रीपेड है, तो हमारा ये जो बी पॉइंट है करंट लायबिलिटी वो कंप्लीट हो गया 50,000। और फिर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, इट इज 4,62,500। ए माइनस बी करोगे तो 4,62,500, इट इज वर्किंग कैपिटल। प्रोविजन फॉर कॉन्टीजेंसी भी नहीं है। अब मैं आपको शुरू से बता देता हूँ स्टार्टिंग से, अगर कुछ कम ज़्यादा लिखा है तो बिल्कुल आप इसको पूरा कर लीजिए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल हाँ, करेक्ट। XYZ Company Limited is a pipe manufacturing company. Its production cycle indicate that material are introduced in the beginning of the production cycle. Wages and overhead accrue evenly throughout the period of cycle. Wages are paid in the next month following the month of accrual. जो वेजेज ये कह रहा है उसका पेमेंट जिस महीने का होता है उसके अगले महीने पे करते हैं। इसका मतलब एक महीने का आउटस्टैंडिंग होगा क्योंकि आप नेक्स्ट मंथ पे करते हैं। वर्क इन प्रोसेस इंक्लूड फुल मटेरियल, मतलब मटेरियल 100% है WIP में, बट 50% वेजेज एंड ओवरहेड। डिटेल ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आर एज फॉलोज। प्रोडक्शन ऑफ पाइप 12 लाख यूनिट्स, ये लेवल ऑफ एक्टिविटी हो गई। ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल मतलब WIP, ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल का मतलब WIP। रॉ मटेरियल का स्टॉक 1 मंथ, फिनिश गुड्स का 2 मंथ, क्रेडिटर्स 1 मंथ, डेटर 2 मंथ। रॉ मटेरियल पर यूनिट 60, लेबर पर यूनिट 10, ओवरहेड पर यूनिट 20, सेलिंग पर यूनिट 100। देखो 60, 10, 20 ये तीनों मिलकर हमारी कॉस्ट हो गई 90 रुपये, 90। इसका मतलब 10 रुपये पर यूनिट का हमारा प्रॉफिट है क्योंकि सेलिंग प्राइस 100 रुपये। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है वो बाद में देखेंगे, कुछ नहीं लिखा हुआ है। टोटल बेसिस और कैश कॉस्ट बेसिस के बारे में तो क्या करेंगे, कैश कॉस्ट बेसिस, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट 1, वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP इक्वल्स टू मटेरियल पूरा लगेगा 60 रुपीज़ का, लेबर का हाफ 5 और ओवरहेड का हाफ 10, टोटल इज 75 रुपीज़ पर यूनिट। वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यू पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, वैल्यू पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स इक्वल्स टू मटेरियल पूरा, लेबर भी पूरी और ओवरहेड भी पूरे, मतलब 90 रुपीज़। अच्छा यहाँ डेप्रीसिएशन है ही नहीं इस क्वेश्चन में। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर, वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर 100 रुपये सेलिंग प्राइस है और 10 रुपये हमारा प्रॉफिट है, मतलब वैल्यू पर यूनिट डेटर की 90। स्टेटमेंट, ये ए पॉइंट का आंसर। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। हमें स्टेटमेंट बनाना है वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने का। ए पॉइंट करंट एसेट। करंट एसेट्स में सबसे पहले रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो 1 महीने के बराबर है, 1 मंथ। तो 12 लाख यूनिट्स डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 60, इट इज 60 लाख, 60 लाख। फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक हमें दे रखा है 2 महीने के बराबर, 2 मंथ। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 90, इट इज 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख। WIP का स्टॉक, WIP का स्टॉक हमें दे रखा है इज इक्वल टू 1 मंथ। तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू
WIP per unit is 75, multiply by 75, 75 lakh. Debtors, credit allowed to debtor is 2 month, और यहाँ क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो पूरी की पूरी सेल्स क्रेडिट 2 महीने के बराबर. तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 90, 1 करोड़ 80 लाख. कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपेड नहीं है. कैश बैलेंस, अच्छा इस क्वेश्चन में कहीं भी कैश बैलेंस भी नहीं है. ठीक है, ओके, कैश बैलेंस है ही नहीं. चलिए, ये हमारी टोटल करंट एसेट्स हो जाएगी, टोटल ए. फोर करोड़ 95 लाख. 4 crore 95 lakh is total current assets. Now current liabilities. करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है और आउटस्टैंडिंग वेजेज. सबसे पहले क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स का टाइम पीरियड हमें दे रखा है 1 मंथ. तो कैसे करेंगे? 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, क्रेडिटर किसके होते हैं? रॉ मटेरियल के. 60, इट इज 60 लाख. आउटस्टैंडिंग वेजेज, वेजेज आउटस्टैंडिंग है 1 महीना, राइट. वेजेज इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ. तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 10, 10 लाख आउटस्टैंडिंग वेजेज. टोटल बी 70 लाख. वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी 4 करोड़ 25 लाख. 4 करोड़ 25 लाख इज वर्किंग कैपिटल. ये आपका पहले पॉइंट का तो आंसर हो गया. आप एक बार पहले पॉइंट के आंसर को लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है. सेकंड पॉइंट में नया पॉइंट दे रखा है, तो आप पहले फर्स्ट पॉइंट को लिख लीजिए. ओके, अब यहाँ एक पॉइंट दे रखा है, इसके लिए पहले कुछ समझना पड़ेगा. पहले वो पॉइंट पढ़ लेते हैं. देखो क्या लिखा हुआ है. इट्स मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस अंडर ऑल द 3 मेथड of working capital of lending norms as suggested by the Tandon committee, assuming the value of core current assets, value of core current assets rupees 1 crore. अब ये सबसे पहले तो टंडन कमेटी क्या है? रवीना टंडन. अच्छा हाँ, तुम्हें तो वही समझ में आएगा. मतलब टंडन का मतलब रवीना टंडन, और कुछ नहीं, और कोई नहीं टंडन हो सकता है. नहीं, इसका ये टंडन जो कमेटी थी, इसका रवीना टंडन से कोई लेना देना नहीं है. जबरदस्ती का खुश नहीं होना, ठीक है. हाँ अब समझो. हाँ, जबरदस्ती. आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी, टंडन कमेटी. जो उस कमेटी का चेयरमैन था वो टंडन था, मतलब उसकी कास्ट टंडन थी. तो उस कमेटी का नाम क्या हो गया? टंडन कमेटी. टंडन कमेटी ने बताया कि
बैंक वर्किंग कैपिटल के लिए लोन देगी कितना? जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, और आपको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन लेना है। जैसे मान लीजिए आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 50 लाख और आपने बैंक को अप्रोच, मुझे वर्किंग कैपिटल मेरी रिक्वायरमेंट है 50 लाख, तो आप मुझे कितना लोन दोगे? तो बैंक आपको पूरा लोन नहीं देती है। जैसे मान लो आपकी रिक्वायरमेंट 50 लाख है, तो बैंक पूरा का पूरा 50 लाख नहीं देती है, जनरली नहीं देती है, बैंक कम देती है। मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा कम देती है, बाकी आप अरेंज करो। तो बैंक कितना लोन देगी वर्किंग कैपिटल के लिए? उसके लिए टंडन कमेटी ने 3 मेथड बताए थे, 3 मेथड सजेस्ट किए थे कि फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड। 3 मेथड क्यों बताए? एक ही बता देता, उसका भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। क्या था तीनों मेथड में? अब आप इसको लिखना स्टार्ट करो। बैंक फाइनेंस, बैंक फाइनेंस एज पर टंडन कमेटी। टंडन कमेटी ने बैंक फाइनेंस के लिए 3 मेथड सजेस्ट किए। सबसे पहले बात करते हैं मेथड 1। मेथड 1, फर्स्ट मेथड, मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट ये कहता है कि करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी जो आएगा उसका 75% बैंक फाइनेंस करेगी। मतलब आपकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसका 75% बैंक आपको लोन देगी। 75%। करंट एसेट्स कितनी है? 4,95,00,000 और करंट लायबिलिटी कितनी है? 70 लाख। तो आपकी वर्किंग कैपिटल हो गई 4,25,00,000, उसका 75% बैंक आपको लोन देगी 3,18,75,000। बैंक इतना आपको लोन देगी एज पर फर्स्ट मेथड ऑफ टंडन कमेटी। फिर टंडन कमेटी ने बताया सेकंड मेथड। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों मेथड से, फिर उसने 3 मेथड क्यों बताया वो भी आपको रीजन बताऊंगा। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड ये कहता है 75% ऑफ करंट एसेट्स। आप करंट एसेट्स का 75% कर दो और उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस करो। मतलब पहले आप करंट एसेट्स का 75% करोगे, फिर उसमें से पूरी करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। तो 4,95,00,000 आपकी करंट एसेट्स है, इसका आप करो 75% और उसमें से पूरी करंट लायबिलिटी 70 लाख माइनस कर दो। 4,95,00,000 का 75% माइनस 3,71,25,000 माइनस 70 लाख, 3,01,25,000 ये बैंक आपको लोन देगी एज पर सेकंड मेथड। ठीक है, ये सेकंड मेथड हो गया। मेथड थर्ड, थर्ड मेथड ये कहता है कि आप 75% करो किसका? करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स, और देन उसका उसमें से माइनस कर दो करंट लायबिलिटी। अब सबसे पहले तो ये कोर करंट एसेट्स क्या होती है? कोर करंट एसेट्स का मतलब होता है मिनिमम टू मिनिमम करंट एसेट। कम से कम जो आपकी करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट है हम उसको कहते हैं कोर करंट एसेट्स। अब कोर करंट एसेट्स को फिक्स नहीं होता, तो इसलिए देखो आपको इस क्वेश्चन में कोर करंट एसेट्स दे रखी है। अगर आप बी पॉइंट देखोगे तो इसमें कोर करंट एसेट्स दे रखी है 1 करोड़। आपको अगर थर्ड मेथड कहा जाएगा तो कोर करंट एसेट्स दे रखी होगी। तो ये कहता है कि आप एक काम करो, पहले जो आपकी करंट एसेट्स है 4,95,00,000 उसमें से कोर करंट एसेट्स 1 करोड़ को माइनस कर दो। 4,95,00,000 इसमें से माइनस करो
1 करोड़, पीछे कितने बचे 3 करोड़ 95 लाख, उसका 75% करो, 2 करोड़ 96 माइनस 25,000, उसमें से माइनस करो करंट लायबिलिटी 70 लाख, 4 करोड़ 95 लाख माइनस 1 करोड़, 3 करोड़ 95 लाख इंटू 75% करके उसमें से 70 लाख करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आएगी 2 करोड़ 26 लाख 25,000, मतलब बैंक लोन देगी 2 करोड़ 26 लाख 25,000 का बैंक आपको लोन देगी। बैंक आपको कितना लोन देगी, इसके लिए टंडन कमेटी ने 3 मेथड बताए। अब आपको होगी कि 3 मेथड क्यों बताए, एक ही मेथड काफी था हमें बर्बाद करने के लिए 3 मेथड का है ना, 3 मेथड याद रखने पड़ेंगे, तो बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। अब 3 मेथड क्यों बताए टंडन कमेटी ने, है ना। देखो, अगर आप पहला मेथड देखोगे तो उसमें बैंक लोन अमाउंट, बैंक आपको सबसे ज्यादा लोन कब करती है, जब बैंक पहले मेथड का यूज करती है। अगर बैंक दूसरे मेथड का यूज करके आपको लोन करेगी तो देखो लोन कम हो गया, और अगर बैंक तीसरे मेथड का यूज करती है लोन देने के लिए तो लोन कम हो गया। तो टंडन कमेटी ने कहा कि जिस बिजनेस को आप लोन देने जा रहे हो, जिस बिजनेस को आप लोन दे रहे हो, अगर वहां बहुत कम रिस्क है, बहुत कम रिस्क है, तो आप फर्स्ट मेथड का यूज कर सकते हो, मतलब ऐसे बिजनेस को ज्यादा लोन दे सकते हो क्योंकि वहां रिस्क कम है। अगर आप ऐसे बिजनेस को लोन देने जा रहे हो जहां हाई रिस्क है, तो आप थर्ड मेथड का यूज करो, मतलब ऐसे बिजनेस को कम लोन दो क्योंकि वहां रिस्क बहुत ज्यादा है। और अगर बिजनेस में नॉर्मल रिस्क है, एवरेज रिस्क, ना ज्यादा और ना कम, तो आप सेकंड मेथड का यूज कर सकते हो, मतलब ना ज्यादा लोन देना है ना बहुत कम लोन देना है, एवरेज लोन देना है। समझ गया। तो इसीलिए टंडन कमेटी ने 3 मेथड सजेस्ट किए, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, थर्ड मेथड। अच्छा, अगर मेथड 1 कहे तो मेथड 1 ही यूज करना है, ऐसा नहीं कि तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर लो, नहीं। मेथड 1 कहे तो मेथड 1, मेथड 2 कहे तो मेथड 2, मेथड 3 कहे तो मेथड 3। ऐसा नहीं है कि एक मेथड कहे मेथड 2 और आपने कोई भी एक लगा दिया, एक नहीं लगाना है, वो नाम उस मेथड का मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड और मेथड थर्ड है। थर्ड मेथड जब भी कह रखा होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, थर्ड मेथड कह रखा होगा तो आपको कोर करंट एसेट क्वेश्चन में दे रखी होगी, आपको दिया हुआ होगा इतनी कोर करंट एसेट है, ठीक है, उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कोर करंट एसेट्स का, करेक्ट। चलिए, ओके, गुड। अब हम पहुंच जाते हैं 9th क्वेश्चन में, और ये जो 9th क्वेश्चन है ये जून 2016 के एग्जाम पेपर में आ चुका है, ठीक है। ए कंपनी प्लान टू सेल 48,000 यूनिट नेक्स्ट ईयर, ये लेवल ऑफ एक्टिविटी हो गई। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, रॉ मटेरियल पर यूनिट 100, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में वेजेज भी आ गई और मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा भी आ गया, वेजेज अलग से नहीं दे रखी है, मतलब दो ही एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, 100 रुपये और 30 रुपये। अच्छा, यहाँ सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है 20 रुपये, सेलिंग का खर्चा दे रखा है 20 रुपये, सेलिंग प्राइस दे रखी है 180, तो ये तीनों मिलाकर आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, तीनों मिलाकर आपकी कॉस्ट हो गई 100 प्लस 30 प्लस 20, ये हो गए 150 रुपये, और सेलिंग प्राइस है 180, इसका मतलब है 30 रुपीज पर यूनिट का प्रॉफिट। एवरेज कैश बैलेंस दिया हुआ है 1,20,000। द ड्यूरेशन एट वेरियस स्टेज इज एक्सपेक्टेड टू बी, रॉ मटेरियल 2 महीना, स्टेज मतलब वही रॉ मटेरियल का स्टॉक 2 महीना, वर्क इन प्रोग्रेस 1 महीना जिसमें रॉ मटेरियल 100% है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस केवल 25% है, फिनिश गुड्स 1 महीना, डेटर 1 महीना, यूनिफॉर्म सेल्स 4,000 यूनिट पर मंथ, देख वैसे भी 48,000 यूनिट एक साल की होती है तो महीने की तो 4,000 ही होगी। एस्टिमेट द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ये कह रहा है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालो, ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब पता है, केवल करंट एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल। हम वैसे भी वर्किंग कैपिटल दे रखी होती है तो इसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल को ही कहते हैं, बट यहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकालो, मतलब केवल करंट एसेट्स इक्वल्स टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। डेटर्स को अगर कॉस्ट पे लेना है और अगर डेटर्स को सेल्स वैल्यू पे लेना है, मतलब कैश कॉस्ट बेसिस से और टोटल बेसिस पे, तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू पर यूनिट,
वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर समझने लायक है कि ये जो सेलिंग कॉस्ट दे रखी है, सेलिंग कॉस्ट मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं आती है। मतलब बेचने का खर्चा फिनिश गुड्स के स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं आएगा। फिनिश गुड्स के स्टॉक के वैल्यूएशन में कौन से खर्चे आते हैं? मटेरियल आता है, लेबर आता है और फैक्ट्री के ओवरहेड आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी नहीं आते और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी नहीं आते। WIP के वैल्यूएशन में भी सेलिंग कॉस्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो अब देखिए वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP। मटेरियल क्या लिखा हुआ है? 100%, मतलब 100 रुपए का। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 25%। 30 रुपए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, 30 रुपए का 25% होता है 7.5। तो वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP 107.50। वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यू पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में मटेरियल पूरा आएगा 100 रुपए और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी पूरे आएंगे 25 रुपए। सेलिंग ओवरहेड नहीं आता है फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में। ये 30 है क्या? हाँ सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30 रुपए, करेक्ट 30। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट स्टॉक के वैल्यूएशन में नहीं आता है। हाँ, मटेरियल आता है, लेबर आती है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी नहीं आते, सेलिंग ओवरहेड भी नहीं आते। वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर। अब यहाँ हमें क्वेश्चन को टोटल बेसिस से भी करना है और कैश कॉस्ट बेसिस पे भी करना है। तो टोटल बेसिस में तो सेलिंग प्राइस पर वैल्यूएशन होगा 180 और कैश कॉस्ट बेसिस में, कैश कॉस्ट बेसिस में 180 सेलिंग प्राइस माइनस 30 रुपीज प्रॉफिट। डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, तो 150 रुपए पर वैल्यूएशन होगा। स्टेटमेंट दो कॉलम बना देंगे हम अमाउंट के लिए, एक टोटल बेसिस एक कैश कॉस्ट बेसिस। स्टेटमेंट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, हमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में केवल और केवल करंट एसेट ही आती है, करंट लायबिलिटी माइनस नहीं होती। तो यहां पर हम एक कॉलम तो डालेंगे टोटल बेसिस का, एक कॉलम डालेंगे कैश कॉस्ट बेसिस का। टोटल बेसिस और कैश कॉस्ट बेसिस। सबसे पहले, वैसे सबसे पहले क्या करंट एसेट्स ही तो चाहिए, करंट लायबिलिटी तो वैसे भी नहीं है। करंट एसेट, रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक हमें दे रखा है इज इक्वल टू 2 मंथ, 48,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू रॉ मेटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपए मल्टीप्लाई बाय 100। तो 48,000 डिवाइड बाय 4,000 हो गया, 4,000 इंटू 2 इंटू 100, 8 लाख। टोटल बेसिस में भी 8 लाख, कैश कॉस्ट बेसिस में भी 8 लाख। फिनिश गुड्स स्टॉक, डेप्रिसिएशन है नहीं, है ना। तो यहां पर फिनिश गुड्स का स्टॉक एक महीने के बराबर 48,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 130 इंटू 130, 5,20,000 यहाँ भी और 5,20,000 यहाँ भी। WIP का स्टॉक, WIP स्टॉक, WIP का स्टॉक हमें दे रखा है यहाँ पर इज इक्वल टू 1 मंथ, 1 मंथ 48,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू WIP पर यूनिट इज 107.5, 107.5। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 107.5 इक्वल्स टू 4,30,000 टोटल बेसिस में भी और कैश कॉस्ट बेसिस में भी। डेटर, हाँ डेटर टोटल बेसिस में अलग आएगा और कैश कॉस्ट बेसिस में अलग आएगा। पहले टोटल बेसिस के लिए निकालते हैं। डेटर का टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? डेटर का टाइम पीरियड हमें दे रखा है इज इक्वल टू 1 मंथ, एक महीना।
तो यहाँ पर लिखेंगे 48,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 टोटल बेसिस में, और कैश कॉस्ट बेसिस में 48,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 150। अच्छा, पूरी की पूरी क्रेडिट सेल है क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 48,000 मतलब 4,000 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 180, 7,20,000, और ये हो जाएगा 6 लाख। कैश बैलेंस आपको दे रखा है 1,20,000, कैश बैलेंस 1,20,000, और ये आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपको मिल गई, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ₹8 लाख प्लस 520 प्लस 430 प्लस 720 और प्लस 120, 25,90,000 एंड 8 लाख 520 430 6 लाख और 120, 24,70,000। और कोई करंट एसेट्स तो नहीं है ना? हाँ, ये कैश बैलेंस भी हमने ले लिया। गुड। तो बस आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना था कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब केवल और केवल करंट एसेट्स ही होता है, माइनस करंट लायबिलिटी नहीं होता, ग्रॉस। ठीक है ना? हाँ, ये ग्रॉस वर्ड नहीं लिखा होता ना, लिखा होता वर्किंग कैपिटल, तब तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो सेलिंग का खर्चा है, सेलिंग का खर्चा और एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा, ये फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में नहीं आएगा और WIP के वैल्यूएशन में भी नहीं आएगा। हाँ, मटेरियल आएगा वैल्यूएशन में, लेबर का खर्चा आएगा, और फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में जो ओवरहेड लिखा हुआ था तो हम ये मान रहे थे कि वो ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आप इसको। इसके बाद में आपका क्वेश्चन, ये तो आपका चलो हो ही गया, ये आपका क्वेश्चन था 9th। ओके, ये लीजिए, टोटल बेसिस और कैश कॉस्ट बेसिस। तो हमने टोटल 5 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए, 5th से स्टार्ट हुए थे, 5th 6th 7th 8th 9th। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसके क्वेश्चन अप टू 21 तक शायद जाएंगे, तो फिर तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। अभी तक 12 क्वेश्चन और इसके सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th, और ये क्वेश्चन आपके जून 2018 के एग्जाम पेपर में आ चुका है। द मैनेजमेंट ऑफ CAMELLIA लिमिटेड हैज कॉल्ड फॉर स्टेटमेंट showing working capital needed to finance a level of the activity of 3 lakh units of output for the year ended 31st March 2018. The cost structure for the above mentioned activity level is detailed. देखो, ये आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी दे रखी है 3 लाख, रॉ मेटेरियल पर यूनिट 20, लेबर पर यूनिट 5, ओवरहेड पर यूनिट 15। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन है, मतलब नहीं है। 40 रुपीज़ प्रॉफिट 10 और 50 रुपीज़ सेलिंग प्राइस। ठीक है, रॉ मेटेरियल का स्टॉक 2 महीने, वर्क इन प्रोग्रेस 50% कंप्लीट। 50% कंप्लीट का मतलब है 50% लेबर और ओवरहेड। मटेरियल 100%, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 100%। हाफ मंथ, फिनिश गुड्स 1 मंथ, सप्लायर 1 मंथ और डेटर 2 मंथ। कैश 25,000। आपको वर्किंग कैपिटल निकालनी है, कैश कॉस्ट बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP।
इक्वल्स टू मटेरियल पूरा लेना है 20, लेबर का हाफ लेना है 2.5, ओवरहेड का हाफ लेना है 7.5, इक्वल्स टू 30 रुपीज। वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यू पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। मटेरियल पूरा लेना है 20, लेबर पूरी लेनी है 5, ओवरहेड पूरे लेने हैं 15, इक्वल्स टू 40 रुपीज। वर्किंग नोट नंबर 3, वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर, वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 50 में से 10 रुपये प्रॉफिट के हटाने हैं तो 40 रुपये। फिर हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग कैपिटल और इसके लिए बनाते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ वर्किंग कैपिटल। हाँ, कैश कॉस्ट बेसिस कुछ नहीं दिया हुआ है। आप स्टेटमेंट के सबसे लास्ट में, स्टेटमेंट जब खत्म हो जाए वहां पर आप लिख देना एजम्पशन, वी एज्यूम दैट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन इज ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, ऐसे लिख लेना वर्क एजम्पशन। हाँ ठीक है। करंट एसेट, रॉ मटेरियल का स्टॉक, एक्टिविटी 3 लाख यूनिट है और रॉ मटेरियल का स्टॉक 2 महीने के बराबर है, 2 महीने के बराबर। तो कैसे करेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू रॉ मटेरियल पर यूनिट 20, देन फिनिश गुड्स का स्टॉक। फिनिश गुड्स का जो स्टॉक है वो 1 महीने के बराबर है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 40 रुपीज। WIP का स्टॉक, WIP का स्टॉक, WIP का स्टॉक हाफ मंथ के बराबर है, 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5 इंटू 30। डेटर्स, पूरी की पूरी सेल्स क्या मानोगे, क्रेडिट, क्योंकि कुछ दिया हुआ नहीं है, और डेटर आपके हैं 2 महीने के बराबर। तो कैसे करोगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू 40 और कैश बैलेंस, ये आपकी करंट एसेट हो जाएगी। कैश बैलेंस आपका दे रखा है 25,000, कैश बैलेंस इज 25,000। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू 20, इट इज 10 लाख। रॉ मटेरियल का स्टॉक 10 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 40, ये भी 10 लाख, 10 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5 इंटू 30, 3,75,000। ये वापस चेक करें, 3 से करेक्ट है ना। हाँ, 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 इंटू 40, 20 लाख प्लस 25,000 प्लस 3,75,000 प्लस 20 लाख, 44 लाख इज टोटल ए। कोई भी एक्सपेंसेस प्रीपेड नहीं है। अब हम कैलकुलेट करते हैं करंट लाइबिलिटीज, बी पॉइंट, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स यहाँ पे हमें दे रखे हैं 1 मंथ। अच्छा, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेज भी नहीं है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड नहीं है, केवल 1 महीने के क्रेडिटर है। तो कैसे करेंगे आप, 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 20 रुपीज, मटीरियल पर यूनिट 20, तो ये आपका हो जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1 इंटू 25 लाख, टोटल बी 5 लाख।
वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी 39 लाख। करेक्ट। तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। हाँ टाइम भी तो दे रहा हूँ मैं, अगर मैं करा रहा हूँ तो वापस लिखने के लिए भी तो आपको टाइम दे रहा हूँ, तो घबरा क्यों रहा है तू? घबराने का नहीं। डेटर में 50 रुपीज सेलिंग प्राइस है, 10 रुपए का प्रॉफिट है, तो 40 रुपए हो गए। डेप्रिसिएशन तो है नहीं। और फिनिश गुड्स में मटेरियल पूरा, लेबर पूरी और फैक्ट्री ओवरहेड पूरे। डब्ल्यूआईपी में मटेरियल पूरा, लेबर हाफ, फैक्ट्री ओवरहेड हाफ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, आज इतने ही रहने दो। अच्छा, ज्यादा हो जाएगा ऐसा? हाँ अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे, इतना भी कुछ खास बड़ा नहीं दिख रहा है, बट हाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे। ठीक है, 10 तक हो गए क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, कल मिलते हैं, और टेक केयर। यहीं पे आज की क्लास को एंड करते हैं। ओके।